पनीर खरीदते हैं या टेलीविज़न खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, ये कंज्यूमर जिसमें खरीदने वाले को फिर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वह सीधा हमारे पास उपयोग में काम आता है। इसको हम कहते हैं उत्पाद आधारित उद्योग। दो तरह के होते हैं, आधारभूत उद्योग जिसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्री जिसको हम उपभोक्ता गुड्स के रूप में जानते हैं। अब है तीसरा आधार जो है वह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो पब्लिक इंडस्ट्री, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, मैंने पहले कहा कि ये गवर्नमेंट द्वारा जितने भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं, चाहे वह राज्य सरकार के द्वारा हो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे भारत में आयरन एंड स्टील उद्योग, टाटा उद्योग को छोड़कर, टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग को छोड़कर जितने भी है, चाहे बर्नपुर के हों, चाहे वो दुर्गापुर के हों, चाहे वो भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, ये सारे भारत सरकार के द्वारा उत्पादित होते हैं। तो भारत सरकार का इसमें पूंजी इन्वेस्ट होते हैं, भारत सरकार इस पर नियंत्रण रखती है और शेल के द्वारा भारत सरकार की जो एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसको बेचती है। तो इसको हम सार्वजनिक उद्योग के रूप में कहते हैं। निजी उद्योग सभी को पता है कि ये लोगों के उस व्यक्तिगत पूंजी पर आधारित होता है। ये व्यक्ति अकेला हो या 2, 3, 4 को मिलकर जो उद्योग लगाते हैं उसको हम निजी उद्योग, प्राइवेट उद्योग के रूप में जानते हैं। चाहे वह रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो, ये निजी उद्योग कहलाता है। और तीसरा जो है वह है संयुक्त, जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। इसमें निजी व्यक्ति के साथ साथ सरकार का भी पूंजी और सहयोग होता है और उनके बीच अपने शेयर के लिए, भागीदारी के लिए एक पूर्व नियोजित उनके अधिकार होते हैं, कितने % इनके शेयर होंगे, और वो इस आधार पर सरकार और निजी व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से, जॉइंट वेंचर भी कहते हैं इसको, द्वारा जो उद्योग चलाए जाते हैं उसको संयुक्त उद्योग के रूप में हम जानते हैं। तो ये 3 आधार आपको हमेशा याद रखना है। पहला है जो निवेश और श्रमिकों के आधार पर, दूसरा है कच्चे माल के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे देश और दुनिया में जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो 2, एक परंपरागत हैं प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश एक परंपरागत हैं, और एक आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग हैं। परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग की क्या विशेषता, जब परंपरागत आ गया तो आप हमेशा याद रखिएगा कि औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण की परंपरागत देश जो है वह आज के विकसित देश, इंग्लैंड से उद्योग किया, जर्मनी से उद्योग, अमेरिका से बड़े पैमाने की उद्योग स्थापित होकर दुनिया में फैला है। तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं वह अब धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन अगर परंपरागत बड़े पैमाने की उद्योग की जो विशेषताएं हैं वह आपको प्राचीन रूप में दिखाना पड़ेगा, जिसमें कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराइयां भी है। अच्छाइयाँ ये है कि ये बड़े पैमाने पर
कम कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन करके दुनिया भर में उपलब्ध कराने का काम किया करता था। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी है कि इसकी टेक्नोलॉजी आज भी प्राचीनतम है, जिसमें तरह तरह की जो कलपुर्जे की नष्ट होने की है, टूटने की है, या फिर उससे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, गंदगी प्रदूषण की समस्याएं हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि रूहर औद्योगिक प्रदेश, रूहर ये यूरोप का सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील लो इस्पात उद्योग, जो लगभग 80% यूरोप में लो इस्पात की आपूर्ति रूहर औद्योगिक क्षेत्र से होता था। ये जर्मनी में स्थित है। रूर नदी के किनारे आयरन ओर के विशाल भंडार पाए जाते थे, और यहीं पास में एल्सेस लॉरेंस फ्रांस का है, जहाँ से कोयला भी मिलता था। तो इस उद्योग की स्थापना आयरन एंड स्टील और उस पर आधारित अनेक उद्योगों का विकास रूर औद्योगिक प्रदेश में किया गया। आज यहाँ लो अयस्क का उत्पादन बिल्कुल कम हो गया, अब खनिज है ही नहीं, लेकिन उद्योग को बंद नहीं किया गया। समुद्री मार्ग से ये विदेशों से कच्चे लो अयस्क का आयात करता है और फिर उसका उपयोग करता है। तो ये उपयोग इनके दुनिया के कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इसीलिए यहाँ की औद्योगिक उत्पादन की प्रारूप भी बदलता चला गया है। अब यहाँ लो इस्पात उद्योग से अच्छा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, चाहे वो वहाँ के लिए जर्मनी के लिए फॉक्सवैगन जो कारें निकलती हैं, या मर्सिडीज़ निकलती है, जो छोटे व्हीकल्स होते हैं, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पॉल्यूशन रहित साफ सुथरे उद्योग के रूप में ये डेवलप हो गया। इसके बाद आपको सूती वस्त्र उद्योग और लो इस्पात उद्योग के बारे में, आपको स्थानीयकरण के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि लो इस्पात उद्योग आज भी कच्चे माल के स्रोत में स्थापित किए गए हैं, और वह जो पहले से स्थापित क्षेत्र हैं, जिसमें बर्मिंघम हो, रूर प्रदेश हो या मास्को हो, ये आज भी बड़े पैमाने पर लो इस्पात उद्योग इसलिए कर पाता है कि ये कच्चे माल यहाँ से उपलब्ध होते हैं, और इनके मार्केट वहाँ पास में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, और उन्हीं औद्योगिक प्रदेश में उनके लिए अच्छे बाज़ार उपलब्ध हो जाते हैं। तो लो इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक शर्तें हैं रॉ मटेरियल्स, क्योंकि ये भारी होता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परिवहन कॉस्ट अधिक लगते हैं, इसीलिए इसके स्थानीयकरण कच्चे माल के स्रोत पर होगा। अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रसंस्करण होगा। इसके लिए कोकिंग कोल, हार्ड कोक जिसको कहते हैं, इसको पिघलाने के लिए आवश्यक है। इसके लिए ये भी कच्चा माल भारी होता है। उसके बाद मैग्नीज इसके लिए आवश्यक है, जो वहाँ उपलब्ध होता है। इस तरीके से आप लो इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं और ये कौन से क्षेत्र में आज विकसित हैं, तो वह आप ये 4 पॉइंट ज़रूर दे देंगे। नाम, चाहे वो मास्को हो या बर्मिंघम हो, चाहे वो
लौह इस्पात उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका हो, आप ये ज़रूर दे दें। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैनचेस्टर के लिए जाना जाता है, जहां अब कॉटन तो नहीं है, लेकिन कॉटन को आज भी वह विदेशों से आयात करता है। और जापान है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, भारत है, इस तरीके से अमेरिका है जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में अग्रणीय भूमिका निर्वाह करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।